बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको इंतहाई खूबसूरत शरब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो समर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और इंतहाई खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इसके। आज इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। ये तमाम पौधों के झुंड में एक अलग पहचान रखता है और वो इसलिए कि इसके डार्क पर्पल या ब्लैकिश लीफ होते हैं इसके, इसलिए ये एक अलग पहचान रखता है तमाम पौधों के अंदर। और इसके इस डार्क कलर की वजह से इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। वैसे ये क्रेप माइरेटल के का पौधा है। ये क्रेप माइरेटल में और भी कलर्स आते हैं और ये फैमिली जो है ये लार्जेस्टोर्मिया की फैमिली है जिसमें काफ़ी सारे शेप्स आते हैं, श्रब भी आती है, ट्री भी आता है और डिफरेंट कलर्स आते हैं। वो सारे कलर्स मैं बताऊंगा आपको, डिफरेंट शेप्स बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। लेकिन मेनली मैं ब्लैक डायमंड क्रेप मैरिटल के बारे में ही बताऊंगा। ये अभी रिसेंटली 2 साल हुए मार्केट में आया, हमारे लोकल मार्केट में, और ये एक अच्छी एडिशन है। ये लाजमी लेके आएँ आप और इसके बारे में मालूमात जानिए सारी। इससे पहले ये देखिए, ये डिफरेंट शेप्स इसकी साइज़ के हिसाब से डिफरेंट पिक्चर्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये शरब भी बनती है और ये ट्री भी बन जाता है। इसलिए मैं तमाम, ये गमले में भी लगाया जा सकता है, ज़मीन में भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी पिक्चर्स की शेयर कर लें। ये देखें, एक पौधा इसके ट्री बन चुका हुआ है। इसके अलावा जो बाकी क्रेप मैरिटल में ग्रीन कलर की वैरायटी है वो ये है। ये जो इसके फूल हैं वो इस तरह, ये रेड फूल वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें पिंक, लाइट पिंक, पर्पल और वाइट भी आता है। ब्लैक डायमंड में भी आता है, ग्रीन में भी आता है। ये वाला जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये झाड़ी ही रहती है, श्रब ही रहती है, ट्री नहीं बनता। ब्लैक डायमंड वाला भी जो मेरे घर में लगा हुआ है और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ नर्सरी से आपके साथ, ये भी झाड़ी ही रहता है। आगे मैं आपको ट्री भी दिखाता हूँ कि ट्री किस तरह का बनता है, कौन से शेप जो है पत्तों की वो ट्री बन जाता है, वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये चूँकि लार्जेस्टोर्मिया की फैमिली है तो ये तमाम जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये सारी की सारी समर में ही फ्लावरिंग करती हैं और इनकी फ्लावरिंग कोई मई से लेके फिर अगस्त सितंबर तक होती रहती है। ये देखें, ये वाली जो वैरायटी है इसमें भी सारे कलर आते हैं जो कलर मैंने बताए आपको, बट ये ट्री बन जाता है। बड़ा ट्री बना सकते हैं आपको। इसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। दूसरी दोनों वैरायटीज़ जो दिखाई हैं वो छोटे पत्ते की है। ब्लैक डायमंड के पत्ते भी थोड़े बड़े हैं और ग्रीन जो है क्रेप मैरिटल, वो पत्ते बहुत छोटे होते हैं और इसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और ये ट्री बन जाता है। अमरूद के पत्तों के साइज़ के तकरीबन इसके पत्ते बन जाते हैं। ये वाली जो वैरायटी देख रहे हैं इसमें भी सारे कलर्स आते हैं, एक ये वाला और बाकी कलर्स भी आते हैं। अब आते हैं ब्लैक डायमंड के ऊपर। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की या लोकेशन की, क्योंकि प्लेसमेंट या लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी पौधे की। बाकी बातें तो बाद में होती रहती हैं, बट लोकेशन सबसे पहले मैटर करती है। और लोकेशन या प्लेसमेंट का इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी प्लांट के ऊपर, तो इसलिए लोकेशन जो है वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस ब्लैक डायमंड को आप ऐसी जगह पे रखें, अगर गमले में है या ग्राउंड करते हैं तो ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पूरे दिन की सनलाइट पड़ती हो, क्योंकि सनलाइट पड़ेगी तो इसके फ्लावरिंग होगी। गर्मियों में चूँकि फ्लावरिंग होती है और सनलाइट से ही फ्लावरिंग होगी। अगर ये छाँव वाली जगह पे होगा तो फ्लावरिंग नहीं करेगा, चाहे गर्मियाँ भी होंगी तो। हाँ, जिन एरियाज़ में, जिन इलाकों में टेम्परेचर गर्मियों में 40 से ऊपर चला जाता है, वो इस बात का ध्यान रख लें कि दोपहर की कम से कम इसके जो है वो धूप ना पड़े, को 2 घंटे की, 12 से लेके 2 ढाई बजे तक अगर धूप ना पड़े तो फिर चलेगा, बल्कि बेहतर रहेगा। क्योंकि 40 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, लू पड़ती है, तो वो इसके पत्तों को बर्न कर सकती है और इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी अगर निकलेंगे भी तो जल्दी गिर जाएंगे। इसकी हार्डीनेस की बात करूं तो ये इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रूनिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि कब करनी है, वो मैं बताता हूँ आपको। सर्दियों में इसके लीफ चूँकि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं और जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला जाता है उनको थोड़ा ख्याल करना है कि इसको जहाँ कोहरा पड़ता है वहाँ ना लगे। अगर किसी दरख्त के नीचे लग जाए जहाँ पे गर्मियों में, जैसे मैंने कहा कि 2 ढाई घंटे की धूप ना पड़े और इसी तरह ही वहाँ पे कोहरा ना पड़े तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैंने भी इसी तरह ही खजूर के और फाइकस के दरमियान में लगा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ भी गर्मियों में 40 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है और सर्दियों में
5 तक भी चला जाता है, 4 तक भी चला जाता है। तो इसलिए पीक की सर्दी और पीक की गर्मी से बचाने के लिए मैंने 2 दरख्तों के दरमियान में लगाया है इसको। लेकिन सुबह की भी इसको धूप पड़ेगी और पिछले टाइम की भी धूप पड़ेगी, तो इसलिए ये फ्लावरिंग अच्छी कर रहा है। लेकिन जिन एरियाज़ का टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर और 40 से नीचे रहता है, उनके लिए तो बहुत ही मौजू पौधा है ये, उनको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसकी वाटरिंग की बात कर ली जाए तो इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है, बट बिल्कुल आपने ड्राई भी नहीं होने देना, मॉइस्ट रखना है इसको, चाहे ये गमले में है चाहे ये ग्राउंड है, ठीक है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन मॉइस्ट लाजमी रखना है इसको। अगर बरसात में आपके यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपने देखना है कि इसको ओवर वाटरिंग से कैसे बचाना है, उसका कोई आपने इंतज़ाम करना है। यानी अगर ये गमले में लगा हुआ है तो ऐसी साइड पे रखें कि जहाँ धूप तो पड़ती हो बट शेड में हो, जहाँ पे बरसात ना हो ज़्यादा। और अगर ज़मीन में है, ग्राउंड में है ये, तो फिर इसकी क्यारी में जहाँ भी लगा हुआ है वहाँ पे डेप्थ कम कर दें, मट्टी ज़्यादा डाल दें, तो फिर पानी कम रुकेगा, तो उससे ये बेहतर रहेगा। एक चीज़ और बहुत नेसेसरी है कि अगर आपने गमले में लगाना है तो इसको प्लास्टिक या सीमेंट के गमले में ना लगाइए, इसको सिर्फ क्ले पॉट पे लगाइए। और गमले में हो तो फिर आपने सॉयल मिक्स का भी ध्यान रखना है, वेल ड्रेन सॉयल मिक्स बनानी है, ताकि अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो वो ड्रेन आउट हो जाए। इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो ये सीड्स और कटिंग से दोनों तरह से ग्रो हो जाता है, लेकिन हमारे लोकल मार्केट में चूँकि इसको आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो ये कटिंग से तो ग्रो किया जा रहा है, बट सीड से अभी कामयाब नहीं है ज़्यादा। इसके ऊपर तजर्बात होंगे तो फिर जाके पता चलेगा कि सीड से कैसे 100% रिज़ल्ट या कम से कम 80-90% कैसे रिज़ल्ट लिया जा सकता है। तो अगर आपने भी लगाना है तो कटिंग से लगाइए, इजीली ग्रो हो जाता है। सीड्स की अवेलेबिलिटी का इशू भी है और अभी इसके ऊपर ज़्यादा तजर्बात यहाँ नहीं हुए। और आपने कटिंग लगानी है तो सबसे आइडियल टाइम इसका स्प्रिंग सीज़न है, और उसके बाद आप बरसात में भी लगा सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग सीज़न इसका जो है फेब एंड और मार्च स्टार्ट सबसे बेहतर है। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड है ये पूरे समर में अच्छी तरह ग्रो हो रहा होता है, और विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, बल्कि इसके तमाम पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, इसकी सिर्फ टहनियाँ रह जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये पौधा जो है डेड हो गया है, बट वरी नहीं करनी आपने। ये दोबारा जब स्प्रिंग सीज़न शुरू होगा तो इसके लीफ निकलना शुरू हो जाएंगे, और समर में ये अच्छी तरह जोबर में आ जाएगा, सारे लीफ भर जाएंगे और फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। और प्रूनिंग ज़ाहिर है हर पौधे को करनी पड़ती है उसको बुशी बनाने के लिए, तो इसकी प्रूनिंग आपने जब भी करनी है सिर्फ उस वक्त करनी है जब विंटर के बाद स्प्रिंग शुरू होता है और इसके हल्के हल्के पत्ते निकलने शुरू हों, सिर्फ उस वक्त प्रूनिंग करें। उस वक्त इसकी कलम भी अच्छी चलेगी और ये पौधा भी बुशी होगा। आप डॉर्मेंसी के टाइम पे करेंगे तो भी पौधा डेड हो सकता है, और अगर आप समर में भी करेंगे तो भी पौधा डेड हो सकता है। इसलिए आपने सिर्फ फेब और मार्च में ही प्रूनिंग करनी है, जब स्प्रिंग शुरू हो रहा होता है और पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। और पहले से जो पौधा आपके पास है उसकी आपने ट्रांसप्लांटेशन करनी है, रीपॉटिंग करनी है, तो भी यही पीरियड है, आप फेब से लेके अप्रैल तक कर सकते हैं। और इसको आपने फर्टिलाइज़र जो देनी है वो आपने नाइट्रोजन रिच नहीं देनी, आपने फास्फोरस रिच देनी है, क्योंकि ये फ्लावरिंग पौधा है तो नाइट्रोजन रिच खाद नहीं देनी इसको। और फास्फोरस और पोटेशियम आप दें इसको फेब स्टार्ट से लेके अप्रैल एंड तक या मई में भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी, या आप फिर अगस्त में दे सकते हैं जब रेनी सीज़न आपका जोबन पे होता है। और हिबिस्कस की तरह इसके ऊपर वाइट फ्लाइज, मिली बग्स और स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है कभी कभार, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, उससे फ़ायदा होगा। और ये पौधा चूँकि हार्डी है, इसके ऊपर डिज़ीज़ का कोई अटैक मैंने होता नहीं देखा। हाँ, आपने विंटर में ज़्यादा ठंड से इसको बचाना है, अगर वो बचा लेंगे तो ये पौधा आपका परमानेंटली साल हर साल चलता रहेगा। इसके पत्तों को वेट स्पॉन्ज या कपड़े के साथ या शावर के साथ अगर आप क्लीन करते रहेंगे तो इसकी खूबसूरती जो है वो इजाफा रहेगा खूबसूरती में, कलर इसके पत्तों का अच्छे निकलेंगे। क्योंकि डस्ट अगर लगी रहेगी तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और खूबसूरती भी अच्छे सही नहीं रहेगी। तो खूबसूरती के लिए आपने इसको क्लीन भी रखना है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा।